हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लास। तो हमारी ये अब सॉइल साइंस वाली सीरीज चलेगी। पहले हमने 4 क्लासेस में बात करी एग्रोनॉमी के टॉप 100 एमसीक्यूज की। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि उसमें सारा कंपाइलेशन आ जाए, सब टॉपिक को हम एक एक को टच कर लें, ठीक है। और हमने वो किया भी। और आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी, आप जाकर वो देखें, आपको काफी ज्यादा उसका बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं सोयल साइंस के एमसीक्यूज की, ठीक है। हम इसमें बेसिक्स टू हाई लेवल चलेंगे और आपके आई होप इसमें से सारे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस है। और हमने टॉप जितने भी एमसीक्यूज है सोयल साइंस के, ठीक है, जो आपके लेवल के हिसाब से और आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से आ सकते हैं, वो हमने सारे इसमें डालने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम इसको 2 क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे, है ना। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे और आपका जितना ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सके उतना हम प्रोवाइड कराने की प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि हमने काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस जब भी हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट है तो हम उसमें डालते रहते हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ जो है वहाँ पे अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपने अगर हमारी क्लासेस नहीं ली है तो क्लासेस जाकर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर बेच लेना चाहते हैं तो आप हमारा बेच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आदि चीजें, जैसे कि हम बात करें पीवाईक्यूज की और भी कई बुक्स वगैरह जो एडिशनल है उनकी पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे मिलती है। ओनली 999 उसकी फीस है अभी तो, ठीक है। अगली बार से हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है soil formed under the predominant influence of climate where the parent material affected are liberated as known as। फर्स्ट ऑप्शन आपका एंडोडायनेमो डायनेमोमॉर्फिक सॉइल, बी ऑप्शन सॉरी एक्टोडायनेमिक मॉर्फिक डायनेमोमॉर्फिक सॉइल्स और एंडो डायनेमोमॉर्फिक सॉइल्स। देन उसके बाद पेडोक्रोनिक सॉइल्स और उसके बाद लिथोक्रोमिक सॉइल्स। चारों ऑप्शन से बताओ फटाफट क्या आंसर इसका राइट होगा। आई होप आप सब जानते होंगे, मैंने क्लासेस में पढ़ाया था जब भी बात करी थी, है ना। क्लासेस में बात करी थी कि एंडो और एक्टो क्या होती है। आप अगर क्लासेस हमारी देखी है तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि मैंने क्या चीजें आपको पढ़ाई थी, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है मैंने बताया था आपको, अगर क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होकर क्लाइमेट से अगर इन्फ्लुएंस होकर सोइल बन रही है तो उससे हम बोलेंगे हमारा एक्टोडायनेमोमॉर्फिक सोइल्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट इसलिए हुआ क्योंकि हमने बताया था कि जो अगर क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होकर हमारी सोइल बन रही है उसे बोला हमने एक्टो डायनेमोमॉर्फिक, ठीक है। और अगर हम बात करें एंडो डायनेमोमॉर्फिक सोइल्स की, तो वो हमारा पेरेंट मटेरियल से इन्फ्लुएंस होकर जो सोइल बनेगी उसे हम एंडो डायनेमोमॉर्फिक सोइल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर हम बात करें इन सोइल्स की, तो एंडो डायनेमोमॉर्फिक में आ जाएगी आपकी जैसे कि कैल्शियम रिच सॉइल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका ये कैल्शियम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका और भी जैसे कि मान लो स्पेसिफिक सॉइल मटेरियल हमारा मटेरियल है जैसे जिसमें कैल्शियम ज्यादा कैल्शियमॉर्फिक सॉइल्स होगी, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके की सॉइल आपकी एंडो डायनेमोमॉर्फिक सॉइल्स हो जाएगी। उसके बाद एक्टो में क्या आएगा, एक्टो में लेटराइट सॉइल आ गई, ठीक है। लेटराइट सॉइल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी सॉइल्स होगी, वो आपके एक्टो डायनेमोमॉर्फिक होगी। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पेडोक्रोमिक सोइल, जो पेडोजेनिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस से बनती है ना, वो आपकी पेडोक्रोमिक सोइल्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी इज कॉल्ड। आपके पहले जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि आपका जो ग्रेविटी से आपका पेरेंट मटेरियल ट्रांसफर होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह
उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका एओलियन, एल्यूमिनियम, और उसके बाद कोलोवियम और लुइस। जल्दी से बताओ फटाफट, ग्रेविटी से जो पेरेंट मटेरियल ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आई होप आप सब जानते होंगे, है ना, ये सब के बारे में। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ग्रेविटी से क्या होता है? कोलोवियम हमारा, अगर पेरेंट मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसको कोलोवियम बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर हम और की बात करें, एवोलियम, एवोलियम क्या होता है? एल्यूवियम क्या होता है, सॉरी। इसका मतलब है कि आपका अगर वाटर के साथ बेकर पेरेंट मटेरियल जा रहा है तो उसको हम एवोलियम बोलेंगे, है ना। और एवोलियन क्या होता है? एवोलियन जो सैंड मटेरियल ट्रांसफर होता है, सैंड मटेरियल ट्रांसफर होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं एवोलियन। उसके बाद लुइस जो सिल्ट मटेरियल ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं लुइस, ठीक है। तो इसके तरह की लेकेस्ट्राइन जो लेक में जो है डिपॉजिट होता है या लेक से जो है ट्रांसफर होता है, तो उसे हम लेकेस्ट्राइन बोलते हैं, है ना। उसके बाद इस तरीके से आपके ये सारे पेरेंट ट्रांसपोर्टेड के बेसिस पे हमने बात करी, पेरेंट मटेरियल ट्रांसफर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो हमने टर्म्स की बात कर ली थी, इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पता है कि हमारा एग्जाम जो है अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, जो 2022 23 24 में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस स्विच होते जा रहे हैं, ठीक है, किसके एसर्शंस और रीजंस की क्वेश्चंस के, और है ना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप पहले से प्रिपेयर हैं, है ना। और हमने जितना भी कंपाइलेशन था और यहाँ से मिल सकता था हमने किया, और इसमें डाले हैं क्वेश्चन, तो हम बेसिक्स टू हाई लेवल इसलिए हमने बोला है। उसके बाद अगर हम बात करें, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेवल इज एसर्शन एंड सेकंड लेवल इज रीजन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एसर्शन बोल रहा है आपका क्लोराइड प्ले इंपोर्टेंट रोल इन ए स्टोमेटा रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका रीजन, soil containing chlorides contain concentration 2 ppm और लेस कंसिडर लो और डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है। तो हमारा पोटेशियम और क्लोराइड जो है स्टोमेटा रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि हमने पता है कि सोइल में क्लोराइड 2 ppm या 2 ppm से कम होगा तो डेफिशिएंट या लो कंसिडर हम करेंगे। उसके बाद आपका ये मैंने बता दिया पोटेशियम और क्लोराइड का स्टोमेटा रेगुलेशन में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कह रहा है कि बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही बात है कि इसका, इससे क्या मतलब, ये तो प्लांट की बात कर रहे हैं, सोइल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, है ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है बंगार एंड खादर रिलेटेड टू दिस फॉलोइंग सोइल्स। तो आपको दो टर्म दे रखी है आपको, जब मैंने एलुवियम सोइल पढ़ाई थी, सॉरी आंसर ही बता दिया, ठीक है, दो सोइल्स पढ़ाई थी, एलुवियल सोइल्स, और ये सारी 8 तरह की सोइल्स है हमारे इंडिया में, तो वो पढ़ाई थी मैंने, वहां पे बताया था आपको कि न्यू को फादर सोइल बोलते हैं, न्यू एलुवियल सोइल को, और ओल्ड को बंगार बोलते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, मैंने बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना एलुवियल सॉइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिनेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। आप सबको पता है कि डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है अर्थ में, तो आप सबको पता है कि हमारा फेल्ड्सपार डोमिनेंट मिनरल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पूरा अर्थ क्रस्ट के सोइल में अलग है, सोइल में क्वार्ट्स है ना, सोइल्स का आय को क्वार्ट्स आपको लगाना है, ये पूरा अर्थ क्रस्ट की बात करी इसलिए फेल्ड्सपार आया है ना। उसके बाद सोइल सर्वे से क्वेश्चन है, ठीक है। सोइल सर्वे क्या होता है? हम कोई भी एक एरिया होता है उसका अगर हमें एनालिसिस करना है, मैपिंग करनी है पूरी, तो हम उसको सोइल सर्वे बोलते हैं, है ना, सोइल का, उस एरिया की सोइल का, है ना। तो यहाँ पे पूछा है सोइल सर्वे विच इज अंडर टेकिंग ए प्रायोरिटी एरिया सच एज पायलट प्रोजेक्ट, अनडिफाइंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन एंड माइक्रो वाटरशेड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो हमें सोइल सर्वे करना है किसके लिए? हमें पायलट प्रोजेक्ट के लिए, अनडिफाइंड एग्रीकल्चर या रिसर्च स्टेशन के लिए, या माइक्रो वाटरशेड के लिए, तो कौन सा सोइल सर्वे कहलाएगा? तो आप सबको पता है कि अगर हम इतने ज्यादा ब्रॉड एरिया की बात करें तो क्या होगा? डिटेल्ड सोइल सर्वे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम और भी बात कर ले, है ना, और भी अगर सोइल सर्वे की बात कर लें तो, और अब बात कर लेते हैं ये डिटेल, तो हमने बात कर लिया फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डी से डी याद रख लेना आप, डिस्ट्रिक्ट
प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद रिकंसियंस तो आपका इसका होगा फॉर रीजनल, कोई भी हमें रीजन की बात करनी है उसकी प्लानिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद डिटेल में बात कर लेंगे जो हमने सारा डिटेल रिकंसी हमने डिटेल में तो हमने बात कर ली फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इन द सेंस, नहीं नहीं सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं होगा। इसमें तो हम सारा जितना भी हमने बात करी ये होगा, और हमने सेमी डिटेल में बात करेंगे फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, है ना, हो जाता है। और उसके बाद ये आपका पूरा जितना भी हमारे क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए। और अगर सॉइल सर्वे से और भी क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आपको मैंने बता रखी है, ठीक है। आपको अगर हमारा बैच ज्वाइन कर रहा है तो क्लासेस में भी बता रखा है, और उधर आपको मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हैं उनमें से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है डोमिनेंट सिलिकेट इन अ सॉइल सिस्टम। डोमिनेंट सिलिकेट्स जो है सॉइल सिस्टम में कौन सी है? तो फर्स्ट है फाइलोसिलिकेट्स, आइनो और टेक्टो और नोट। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सबको पता होगा कि मिनरल का मैंने क्लासिफिकेशन से ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन शेयरिंग, ऑक्सीजन शेयरिंग के बेसिस पे मैंने मिनरल्स को क्लासिफाई कर रखा था, ठीक है। 5 ग्रुप्स हमारे, आइनो, टेक्टो, फाइलो, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा था। आप सबको अगर अपने क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका फाइलोसिलिकेट जो है आंसर होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट हमारे, क्योंकि इसमें सारे जो क्ले मिनरल है वो किस में आते हैं? फाइलोसिलिकेट्स में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीजन शेयरिंग की, तो 3 ऑक्सीजन जो है इसमें शेयरिंग में होते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। फाइलोसिलिकेट के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको याद रखना है। और फाइलोसिलिकेट में सारे क्ले मिनरल्स हो ही गए, माइका भी इसका एग्जांपल है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। आइनो में 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहेगी, टेक्टो में 4 रहेगी, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं हो। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग अबाउट द पेरेंट मटेरियल, ठीक है। इस वर्ड का ही खेल है पूरा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में घुमाया जाएगा, इस वर्ड में घुमाया जाएगा, ओवरलाइंग, और एक और क्वेश्चन आता है अंडरलाइंग, ठीक है। अभी हम बात करते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोलम, और उसके बाद ऑर्गेनिक होराइजन, उसके बाद रिगोलिथ और बेडरॉक, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, आपको कहा है कि पेरेंट मटेरियल के जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है उसके ओवरलाइंग मतलब ऊपर जो पेरेंट मटेरियल है वो आपका क्या होगा, जो अनकंसोलिडेटेड। और इसका मतलब बताता हूँ कंसोलिडेटेड का, कि कंसोलिडेटेड मतलब जो है हार्ड पार्ट, ठीक है। और अनकंसोलिडेटेड मतलब जो रहा मतलब बिखरा हुआ या टूटा हुआ, है ना, कि हमारा पेरेंट मटेरियल टूट के सॉइल बनती है, तो उसके बीच की प्रोसेस बोल सकते हो, है ना। तो वो आपका वो हो गया। अगर ओवरलाइंग आए तो इसका राइट आंसर होगा जब सोलम, ठीक है। क्या होगा? सोलम। अगर आपको यहाँ पे अंडरलाइंग दिया होता तो यहाँ पे आप लगाते रिगोलिथ। अब सोलम और रिगोलिथ मैंने क्लासेस में अच्छी तरीके से समझा रखा है। सोलम का मतलब ए प्लस बी होराइजन को हम सोलम बोलते हैं, रिगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी को हम रिगोलिथ बोल देते हैं, ठीक है। ओवरलाइंग जैसे मान लो आपको 5 मास्टर होराइजन हमारे सोइल को डिवाइड किया गया है, ओ, उसके बाद ए, ई, बी, सी, आर, ठीक है। ये 5 हमारा ई को हम कंसिडर नहीं भी करें या फिर आर को नहीं करें तो सी तक ही रहता है ना, आर को नहीं करते हैं, सी तक ही रहता है। ई देता है हमारा ओ, ए, ई, बी, सी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया पेरेंट मटेरियल सी। तो आर हो गया हमारा बेड रॉक्स, ठीक है, ये बेड रॉक्स, ठीक है। ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं ओ होराइजन को, ठीक है। ऑर्गेनिक होराइजन हम ओ होराइजन को बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि अजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ है हमारा, हमने अच्छे से पढ़ा था कि सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं और उसको यूज लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अजम्पशंस ऑफ सॉइल स्टोक्स लॉ की, अजम्पशंस पूछा है आपको स्टोक्स लॉ के, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पार्टिकल मस्ट बी लार्जर देन द लिक्विड पार्टिकल। सही बात है, आपका जो सोइल के पार्टिकल होंगे वो लिक्विड पार्टिकल से ज्यादा बड़े होने चाहिए। मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय द वॉल ऑफ वेसल। सही बात है, आपका जो इसमें ये वॉल है वेसल की जिसमें आप पानी भरेंगे और पार्टिकल डालेंगे तो उस वॉल से कोई अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद पार्टिकल मस्ट बी रिजिड एंड स्मूथ। आपका जो पार्टिकल है वो रिजिड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके तीनों एजम्पशंस किसके हो जाएंगे, स्टोक्स लॉ के। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द केमिकल वेदरिंग फॉर इज फोर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन। केमिकल वेदरिंग इज फोर रनर ऑफ क्ले फॉर्मेशन। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग फॉर द क्ले फॉर्मेशन के लिए हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का टूटना। ठीक है, कोई भी मिनरल होगा तो वाटर एड हो जाएगा और नया मिनरल बना लेगा या फिर टूट के नया मिनरल बना लेगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन वाटर एड करते हैं, इसमें वाटर टूटता है ना, उस कार्बोनेशन में कार्बन एड होता है ना। उसके बाद इसमें सॉल्यूशन में कुछ वाटर मिलके सॉल्यूशन बना लेता है और नया मिनरल बना लेता है। तो इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट प्रॉपर्टी, आपको 10 बार मैंने बता रखा है कि परमानेंट प्रॉपर्टी क्यों है सोइल टेक्सचर। ठीक है, सोइल टेक्सचर क्या है, हमारा परमानेंट प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है और ये कभी चेंज नहीं होता। जो हमारा मान लो क्ले का साइज का 0.0002 से कम है mm, ठीक है, तो ये आपका यही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। भले ही वो अलग अलग सोसाइटीज या अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेसिस पे इसको सेम ही माना है, वैसे तो सब में सब सोसाइटी ने, है ना, क्ले की साइज तो, बाकी के सिल्ट में और आपका सैंड में चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सैंड सिल्ट क्ले को हम क्या बोलते हैं, सॉइल टेक्सचर। उसके बाद स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, है ना, तो उसको ही हमने क्या बोला, सॉइल स्ट्रक्चर बोला। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं है परमानेंट प्रॉपर्टी, है ना, और टेक्सचर है हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको स्टोक्स लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं, हाँ, हमने बात करी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है क्रिटिकल लिमिट ऑफ ओडीआर। ओडीआर आप सबको पता है, मैंने क्लासेस में बता रखा है ना, क्लासेस आप देख सकते हो। क्लासेस में मैंने बताया था कि मान लो हमारी ये सोइल है, ये सोइल हमारी रूट्स है। ठीक है, प्लांट की रूट्स है। तो मान लो इनको ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारी सोइल है, इसमें माइक्रोब्स के लिए, या फिर हम बात करें ऑक्सीजन हमारी रूट के रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन इसमें यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन ही है, तो इसने अपटेक कर ली। अपटेक करने के बाद यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो ये ऊपर से नीचे जो एटमॉस्फेयर से वहां से सोइल नीचे आई, सोइल में नीचे आएगी O2, और ये वहां पे वापस प्लांट अपटेक करेगा। तो ये साइकिल जो है ऊपर से नीचे आना, है ना, तो ये सारी साइकिल क्या कहलाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कहलाती है ना। कितनी हमारी सोइल में रिप्लेनिश्ड हो रही है हमारी O2, है ना, उसको ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बोलते हैं, है ना। उसके बाद इसके यूनिट की बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इसकी ये यूनिट होती है। ओडीआर मीटर होता है, उससे हम इसको ओडीआर की रेट को माप सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम इसके क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, क्रिटिकल लिमिट पूछिए, तो क्रिटिकल लिमिट है इसकी, अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें, है ना, ऑप्टिमम रेंज की ओडीआर की, तो 30 से 40 इंटू 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इसकी यूनिट होती है ना। और ये इसका ऑप्टिमम रेंज है।
ऑप्टिमम रेंज है। अगर हम क्रिटिकल लिमिट की बात करें तो क्रिटिकल लिमिट है 20 × 10⁻⁸ है ना, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी एडिक्वेट की, तो एडिक्वेट है आपका 40, है ना। और अगर हम सबसे कम बात करें तो ओडीआर रेट है हमारी राइस की, और सबसे ज्यादा है पी की, है ना। जो 40 है वो हमारी पी की है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंटल रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द लैंड सरफेस, मतलब आपकी सोइल है, यहाँ से आपके कोई सनरेज आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे एल्बीडो। क्या बोलेंगे? एल्बीडो। ठीक है। कंडक्शन जो सॉलिड मीडियम में हीट का ट्रांसफर होता है उसका कंडक्शन बोलते हैं, जैसे कि हमारा प्रीडोमिनेंट है सोइल में, है ना, कंडक्शन प्रोसेस हमारी ज्यादा होती है। कन्वेक्शन लिक्विड मीडियम से, है ना, जो हमारा हीट ट्रांसफर होती है वो होगी। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट में बात करते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज या फॉर चेंज द स्टेट मटेरियल विदाउट चेंजिंग इट टेम्परेचर इज कोल्ड। आप सबको पता है, मैंने अभी जो बात करी कंडक्शन और इसकी क्या नाम है, कन्वेक्शन की, तो वो आप अगर वो जानते होंगे तो ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर कोल्ड, तो आपको इसको बोलेंगे लेटेंट हीट। मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये सारी आपको बता रखा है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगी। बिना किसी टेम्परेचर के चेंज हुए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर जाएं, जैसे मान लो सॉलिड से लिक्विड मीडियम में चेंज होता है बिना किसी टेम्परेचर के चेंज हुए, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपको इनके फंक्शंस बता रखे हैं, कैरेक्टर या डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर बोलो, है ना। तो आपको मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर है, तो वो कौन सा एलिमेंट करता है? आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। उसके बाद एनर्जी करेंसी ट्रांसफर फास्फोरस, आप सबको अच्छे तरीके से मैंने क्लासेस में बता रखा है ना। उसके बाद मास्टर केटायन और केमिकल पुलिसमैन किसे बोलते हैं हम? ट्रैफिक पुलिसमैन भी इसको पोटेशियम को बोल देते हैं, और एस्टोमीटर रेगुलेशन में भी मदद करता है, और ड्रोट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ड्रोट रेजिस्टेंस की, तो फास्फोरस करता है। इनडायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये रूट ग्रोथ को बढ़ाएगा, और आपके ज्यादा रूट अच्छी होगी तो पानी ज्यादा डेप्थ होराइजन से अपटेक करेगा, है ना। और इसको पोटेशियम को बोलते हैं डायरेक्ट ड्रोट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद क्वालिटी, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड क्रॉप कौन बढ़ाता है? सल्फर। आप सबको पता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं CMS, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथोनिन। SMS से आप याद रख सकते हो, मैंने बताया था CCMC, जो इसका सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथोनिन, तीनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर कौन करता है? मैंने क्लासेस में अच्छी तरीके से बता रखा है, पोटेशियम करता है। उसके बाद लॉजिंग रेजिस्टेंस, तो आपका लॉजिंग रेजिस्टेंस मान लो आपका फोस्फोरस और पोटेशियम जो है बचाता है। एक सेकेंड। उसके बाद क्वालिटी एलिमेंट हम पोटेशियम को बोलते हैं, है ना। तो इसमें ये फ्रूट की क्वालिटी को इनहेंस करता है। उसके बाद रूट डेवलपर, आप सबको पता है फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा बड़ा योगदान रूट फॉर्मेशन में होता है, तो आपका इसका ये फॉस्फोरस हो जाएगा। उसका शूट डेवलपर नाइट्रोजन, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। एक्सिस नाइट्रोजन खराब है क्योंकि लॉजिंग हो जाती है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन इन नॉर्मल सॉइल, तो आपका पोटेशियम करता है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन इन सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल में क्लोराइड करता है या क्लोरीन करता है, सॉरी। उसके बाद ब्रोंजिंग इन लीची, ब्रोंजिंग, जिंक से आपको नजर आ रहा होगा आपका जिंक की डेफिशिएंसी से ब्रोंजिंग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोंजिंग इन राइस, तो ब्रोंजिंग इन राइस किसको? एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी से होता है। एक सेकेंड। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसा कौन सा
मैक्रोन्यूट्रिएंट डिजीज। ठीक है, हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस पोटेशियम। उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस कॉपर। ठीक है, अब आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट आए तब तो आपको पोटेशियम लगाना है, अगर आपको माइक्रो पूछे तो कॉपर लगाना है। उसके बाद डायरेक्ट नोडुलेशन में कौन मदद करता है, हमारा कैल्शियम, और इनडायरेक्ट नोडुलेशन में कॉपर। ठीक है, आप ये चीजें याद रखोगे। इनडायरेक्ट क्लोरोफिल सिंथेसिस में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, क्योंकि हमारा जो क्लोरोफिल है उसके स्ट्रक्चर में दोनों होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम पोरफायरिंग रिंग की बात करें तो इस तरीके की आपने पोरफायरिंग रिंग देखी होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसका सेंट्रल एलिमेंट होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट क्लोरोफिल सिंथेसिस में सल्फर, आयरन, मैग्नीज। उसके बाद लिटिल लीफ इन एप्पल मैग्नीज डेफिशिएंसी से होता है। लिटिल लीफ इन सिट्रस की बात करें तो कॉपर। लिटिल लीफ इन कॉटन, ब्रिंजल, मैंगो, कैशूनट, लीची, कोकोनट की बात करें तो जिंक से होता है। मोस्टली जिंक से होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, ये दो आप याद रखेंगे। उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, मैंने फिजियो में बता रखा है, क्लोरीन मदद करता है, या फिर हम फोटोलाइसिस उसमें क्लोरीन हेल्प करता है। अगर फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें उसमें मैग्नीज करता है ना। उसके बाद फेलियर इन लेटरल बर्ड, जो लेटरल बर्ड होती है हमारी, उसमें उसके फेलियर किसकी डेफिशिएंसी होता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी। तो कुछ ये की पॉइंट्स तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, टू हाइड्रोजन एटम्स आर सेपरेटेड ईच अदर बाय द एंगल। आप सबको पता है कि H2O का आपको H, ठीक है, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहता है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो उसमें कितने डिग्री का होता है, तो आपको सबको पता है कि 104 डिग्री का जो है हमारा एंगल होता है इसका। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका यूनिवर्सल सोलवेंट होता है वाटर, है ना, और आपका नॉर्मल पीएच जो है 7 होता है वाटर का, जो हमारा रेन वाटर है। उसके बाद अगर हम बात करें द एक्चुअल रेंज ऑफ टेंशियोमीटर मेजर द सोइल मॉइस्चर, जो हमारा टेंशियोमीटर है उस कौन सी रेंज तक वो सोइल मॉइस्चर को मेजर करता है, तो आप सबको सबको मैंने क्लासेस में बता रखा है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपने क्लासेस लिए तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में कुछ उनसे बाहर नहीं जाएगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा 02 - 0.85 बार, है ना। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म इन बार्ले, आप सबको पता है कि बार्ले और आपका शुगर बीट में ठीक है, बार्ले और शुगर बीट में दो अलग अलग मैकेनिज्म काम करते हैं सोल रेजिस्टेंस या सोल टॉलरेंट बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें आपका बार्ले में तो जो है एक्सक्लूजन मैकेनिज्म काम आता है ना। और अगर हम शुगर बीट की बात करें तो उसमें आपका ओस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रेंज ऑफ ग्रोथ फॉर मीजोफिलिक बैक्टीरिया, है ना। आपको मैंने इसमें पीछे भी बता रखा है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें कि मीजोफिलिक बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम रेंज क्या है टेम्परेचर, वो आपका है 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आपको इसको याद करना है। और मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक और आपका ये जितने भी बैक्टीरिया है उनका मैंने बाद में इसको चार्ट दे रखा है, आप वो देख सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला सोइल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो आपका किसने दिया, जो ISSS के द्वारा जो सोइल का क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज्यादा हम फॉलो करते हैं इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ions with the another ion similar size and which with lower positive charge is called। तो फर्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन, देन सेकंड आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, देन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, देन एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो आप सबको पता है कि
CEC और AEC जो है ये तो ऑप्शन में इनकरेक्ट है। और अगर हम बात करें कि आपका जो एक आयन से दूसरे आयन में या लोअर पॉजिटिव और डिफरेंट आयंस में सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, आपका जो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो मैंने क्लासेस में काफी अच्छे तरीके से बढ़ा रखा है। ठीक है, अगर हम अभी बात करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्लासेस में देख सकते हो, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें डोमिनेंट एक्सचेंजेबल केटाइन इन सोइल, आप सबको पता है कि डोमिनेंट एक्सचेंजेबल केटाइन कौन सा है सोइल में, आपका कैल्शियम। ठीक है, डिस्पर्सिंग एजेंट, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंट एक्सचेंजेबल केटाइन। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में 2022 में। ठीक है, तो आपको दो लिस्ट दे रखी है, उसको मैच करना है ना। तो सब मैचअप वाले बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें ब्लू वाटर की, तो ब्लू वाटर, वर्चुअल वाटर, ब्लैक वाटर, ग्रीन वाटर, आप सबको ये कमेंट करके बताना है क्यों, क्योंकि मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बना रखा है ना, काफी अच्छे तरीके से उसमें समझाया था, तो आपको आई होप इसका आंसर आना चाहिए। तो आप सब इसको कमेंट करेंगे इसका आंसर, कमेंट बिलो। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो SRF 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, द वेट ऑफ वन हेक्टेयर फरोस्लाइस इन, फरोस्लाइस मतलब इसने ऊपर की जो सरफेस सोइल है उसका पूछा 0 से 15 सेंटीमीटर की, अगर हम 1 हेक्टेयर की सोइल लेंगे तो उसका वेट कितना होगा। इसको मैंने आपको क्लासेस में जब सोइल प्रोफाइल पढ़ाई थी उसमें डिस्कस किया था फरोस्लाइस के बारे में, है ना। तो 2.24 10 की पावर इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस सॉरी माइनस नहीं 6, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2.24 इंटू 10 की पावर 6 kg, है ना। इसका वेट होता है 1 हेक्टेयर की, अगर हम 0 से 15 सेंटीमीटर की लेयर को अगर निकाल दें और उसका वेट करें तो इतना वेट उसका आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पी फिक्सेशन इज मोर फॉलोइंग क्ले मिनरल, सबसे ज्यादा जो पी फॉस्फोरस का फिक्सेशन है वो सबसे ज्यादा कौन सी क्ले मिनरल में होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप भी तो कुछ मेहनत करें ना। ठीक है, ताकि आपको, और अगर आपको इसको खोजने जाएंगे तो आपको और ज्यादा बेटर फाइंडिंग्स मिलेगी और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए उतना अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो जिसकी सबसे एक्शन केटायन एक्सेस कैपेसिटी अच्छी होगी उसकी तो फॉस्फोरेंस फिक्सेशन होगी, मैंने हिंट दे दिया आपको, आंसर बताना है कमेंट में। उसके बाद बात करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड फ्री मोबाइल पोर्शन ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर। मैंने डिफ्यूज डबल लेयर की बात करी थी, ठीक है, DDL की, तो आप सबको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपका जीटा पोटेंशियल है वो आपका क्या होता है कि जितना हमारी सोइल में एक होता है फिक्स्ड लेयर, या आपकी जो अंदर की फिक्स्ड लेयर होती है, और ये बाहर वाली मोबाइल लेयर होती है ना, तो हमारा ये इस तरीके से, ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है ये फिक्स्ड होता है, और ये बार अगर मान लो पॉजिटिव है तो ये आपका मोबाइल लेयर होती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, जीटा पोटेंशियल बोल देते हैं, और मैंने क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, तो आप जाकर देखें, आपको आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एलिमेंट अंडर दी सबमर्ज्ड कंडीशन। आपकी जब मान लो सारी सोइल पानी से भरी हुई है, सबमर्ज्ड है ना, तो आपको उस कंडीशन में कौन सा एलिमेंट का रिडक्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी सारे कमेंट कर दो फटाफट, मैं और जितना आपके लिए और अच्छा सा क्वेश्चन देखता हूँ। जल्दी जल्दी सारे कमेंट कर दो फटाफट। चलो, इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा
O2, ठीक है। आप सबको पता है कि पानी में अगर सोइल हमारी पूरी छिपी हुई है, डूबी हुई है ना, तो फर्स्ट सबसे पहला क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी, है ना। तो आपका फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद मैग्नीज, आयरन, उसके बाद आपका सल्फर, उसके बाद कॉपर, सॉरी CO2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, माइक्रोराइजल फंजाई इम्प्रूव द फॉस्फोरस अपटेक इन अ प्लांट, सही बात है। उसके बाद आप वेम की बात करते हो, है ना, वो भी क्या है, एक माइक्रोराइजल फंजाई है। उसके बाद माइक्रोराइजल फंजाई एक्सटेंड द रूट सरफेस एरिया बाय फॉर्मिंग हाइफल नेटवर्क, सही बात है। आपका माइक्रोराइजल वेम क्या करता है, वेम आपकी रूट ग्रोथ को बढ़ाता है ना, रूट ग्रोथ को बढ़ाता है और उसमें फॉस्फोरस अपटेक को भी बढ़ाता है, ठीक है। और आपका एसोसिएशन से, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से उसमें उसकी रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक, या फिर हम बात करें फॉस्फोरस की प्रोवाइडिंग की, तो वो ज्यादा बढ़ाता है। तो वेम जो है फॉस्फोरस मेनली, फॉस्फोरस के लिए हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस का जो अपटेक है उसको इंक्रीज करता है। तो आपका इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके सामने नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्शन टेक प्लेस इन, मैंने फर्स्ट में जब न्यूट्रिएंट की क्लासेस पढ़ाई थी तो शुरुआती क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है, शुरुआती क्लासेस में बता दिया था। एक सेकेंड। चलो हम चलते हैं आगे। नाइट्रेट रिडक्शन टेक प्लेस इन, तो नाइट्रेट का रिडक्शन कहाँ पे होता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है। फर्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट और बैक्टीरियोइड्स। तो आप सबको पता होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। एक होता है NO2, है ना, नाइट्रेट, और एक होता नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था। इसमें कितनी, दो ऑक्सीजन है, ठीक है, दो ऑक्सीजन है, तो इसमें दो O कहाँ है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका N2O का रिडक्शन तो किस में होगा, एनो सॉरी NO2 का जो है रिडक्शन कहाँ होगा, नाइट्राइट का, वो आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म में जो है नाइट्रेट का रिडक्शन होगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे मान लो NO2 है, इसमें ना दो टू है, दो O है, सॉरी, तो दो किस में आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में O, है ना। तो आप इससे क्लोरोप्लास्ट याद कर सकते हो। और साइटोप्लाज्म की पूछा है यहाँ पे कि नाइट्रेट की पूछा है, तो साइटोप्लाज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन टू नाइट्राइट इन द नाइट्रिफिकेशन डन बाय, कन्वर्जन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन टू नाइट्राइट इन नाइट्रिफिकेशन डन बाय। आपको नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस बताइए, है ना। उसमें जो अमोनिकल नाइट्रेट है ना, नाइट्रोजन, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा बैक्टीरिया उसमें हेल्पफुल होता है। तो आप सबको पता है कि उसमें नाइट्रोसोमोनास होता है और नाइट्रोसोबैक्टर होता है नाइट्रेट में, है ना। आपका जैसे मान लो NH4 से NO2 बना, NO2 से NO3 बना,
ठीक है, तो इसमें तो हमारा नाइट्रोसोमोनास काम आता है ना, और इसमें आता है नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने सामने क्वेश्चन है, वोलेटाइजेशन मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल कंडीशन। जो वोलेटिलाइजेशन है वो कौन सी सोइल की कंडीशन के अंडर रहेगी, या एसिडिक सोइल होगी जब ज्यादा होगी, या फिर अल्कलाइन कंडीशन होगी, या न्यूट्रल होगी, या स्लाइटली एसिडिक होगी, ठीक है। वोलेटिलाइजेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, जल्दी से सारे कमेंट कर दो फटाफट। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ जब तक। जल्दी जल्दी सारे कमेंट कर दो फटाफट। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार इसको बता रहा हूँ, है ना। और अगर कोई और भी क्वेश्चन होगा मैं साथ में डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वोलेटिलाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है, अल्कलाइन कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आएगा, द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2 बोथ आर इक्वली अवेलेबल एट pH ऑफ। आपको पूछा है कि फॉस्फोरस की दो फॉर्म दे रखी है, वो इक्वली किस पीएच पर अवेलेबल हो पाती है सोइल में प्लांट को। फर्स्ट ऑप्शन 6.2, देन सेकंड ऑप्शन 6.5, देन थर्ड ऑप्शन 7.2 एंड डी ऑप्शन आपका 7.0। जल्दी से सारे कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लास में जब हम स्टार्ट कर रहे थे फॉस्फोरस, जब भी बताया था इस तरीके का स्केल बना के 0 से 14, और अवेलेबल हमारी जो है 7.2 थी, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इधर जाएगा तब भी अदर जो एसिडिक एलिमेंट्स होंगे उनके साथ फिक्स हो जाएगा, इधर अल्कलाइन के साथ पीएच, अल्कलाइन पीएच होगा तो उसमें जो अल्कलाइन एलिमेंट है उसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये दोनों में फिक्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, anaerobic condition of paddy soils in responsible for gaseous loss of fertilizer nitrogen are following या by following process। एनारोबिक कंडीशन के अंदर पेडी सोइल में कौन सी गैसेस जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं उससे जो गैसेस लॉस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है। आप सबको पता है कि वो कौन सी होती है, हमारी डी नाइट्रिफिकेशन, N2O की फॉर्म में हमारा डी नाइट्रिफिकेशन लॉसेस होता है इसका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ यूरिया टू सोइल विच अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस अनस्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड एज। आपको पूछा है कि मान लो यूरिया हमने फील्ड में डाला है, तो उसके हाइड्रोलाइसिस या उसके अवेलेबल फॉर्म में नहीं जाने तक उसके बीच में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, और उसके बाद आपका एनाइडस अमोनिया। ठीक है, आई होप आप सब जानते होंगे, आपने यूजी क्लासेस में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में इसलिए कमेंट करने की बोल रहा हूँ, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अगर उसको टाइप करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे तो आप क्वेश्चंस कराते हुए चला जाऊंगा, आपको कुछ ही याद नहीं रहेगा, है ना। अगर आप इसको वापस नहीं देखेंगे 1 से 2 बार 3 बार
जरूरी नहीं है आप एक बार वीडियो देख चुके हैं तो आप एक बार ही इसको एक बार में गेन अप कर लेंगे, मैं ये श्योरिटी नहीं देता हूँ। बट आप इसको बार बार जो है, चाहे आपके पास टाइम नहीं है, बस इसको 2x में आप बार बार देखोगे, है ना, 2 से 3 बार तो एटलीस्ट देख ही लेना, ताकि आपको ये क्वेश्चंस बार बार रिवाइज हो सके, है ना। आपके एग्जामिनेशन से पहले एक बार इनको गो थ्रू कर लेना सारी क्लासेस को, है ना। जितने भी में टॉप 100 MCQs हो सकता है आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए, है ना। उसके बाद आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको आई होप इसका आंसर आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट मसल डिजीज और न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन लोक इन लाइव स्टॉक इज कोज्ड बाय। जल्दी से सारे कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से आपका व्हाइट मसल डिजीज होती है किसमें, लाइव स्टॉक में। अगर आपके प्लांट में जो आप उसको फीड करा रहे हो उसमें अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो उसमें ये डिजीज होती है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की हमने बात कर ली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एट। नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एट, जल्दी से सारे कमेंट करो बताओ कि नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है वो कौन से जोन में हम देते हैं, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज्ड या वी कैन अप्लाई एनीवेयर। सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है ना। इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो है, इसका राइट आंसर होगा आपका, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है, इसका जो सेलेनियम है उसकी डेफिशिएंसी से आपका जो डिजीज होगी वो आपकी वाइट मसल डिजीज होगी, जो कि लाइव स्टॉक में होती है सेलेनियम SE की डेफिशिएंसी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन से जोन में देंगे, सॉइल में, सॉरी क्रॉप्स में। जल्दी सारे कमेंट करके बता दो फटाफट। तो हम जो जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर हैं उनको ऑक्सीडाइज जोन में देते हैं, ऑक्सीडाइज जोन में देते हैं। ठीक है, दो जोन होते हैं, एक तो ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस जोन। जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम रिड्यूस जोन में देते हैं, है ना। और ऑक्सीडाइज जोन है जो हम किसमें, नाइट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज जोन में हमने नाइट्रेट फर्टिलाइजर देते हैं, तो कि आपका ये हो गया, है ना। और अमोनिकल फर्टिलाइजर या अमोनियम जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसे रिड्यूस जोन में देते हैं, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन रिच मटेरियल इज नोन एज। अगर जो प्रोटीन रिच मटेरियल है उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है या एनारोबिक की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। जल्दी से सारे कमेंट करके बताओ फटाफट। तो उसको बोलेंगे, आंसर की बात करते हैं, आप उसको डिनाइट्रिफिकेशन को बोलेंगे नहीं, अमोनिफिकेशन बोलेंगे नहीं, एमिनाइजेशन बोलेंगे नहीं, सारे मिनरलाइजेशन प्रोसेस से मिलते जुलते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें होगा पोट्रीफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन बात करते हैं बोन मिल इज वेल सुटेबल फॉर फॉलोइंग सोइल। जो बोन मिल है ना, हम सोइल के रिकल्मिनेशन में यूज लेते हैं, तो वो कौन सी सोइल के लिए सुटेबल होगा। जल्दी सारे कमेंट करके बताओ। तो बोन मिल है, वो एल्कलाइन नेचर का होता है,
ठीक है, तो हम उसको किस में यूज लेंगे, एसिडिक सोइल में। ठीक है, अगर यहाँ पे एसिडिक कुछ मटेरियल होता है वो हम क्या लेंगे, एल्कलाइन सोइल में। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडियन सोइल। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होता है इंडियन सोइल में। आप फर्स्ट क्लास हमने जब एग्रोनॉमी की बात करी तो उसमें भी बात की थी, जिंक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो डेफिशिएंट है किसमें, इंडियन सोइल्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, who isolate bacteria from root nodules of legumes which were the against nitrogen fixation for agent for the nitrogen fixation। जो रूट नोडुलेशन में या फिर जो लेग्यूम है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो किसने डिस्कवर्ड किया या आइसोलेट किया, सॉरी, है ना। तो आप सबको बताए कि वो किसने किया, M.W. बेंजरिक ने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, तो चलो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम पूरा क्वेश्चंस की बात कर लेंगे कंप्लीट, ज्यादा हम लंबे सेशंस नहीं करेंगे, है ना, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आप मैक्स टू मैक्स यहाँ से गेन कर पाओ। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।